हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं सामान्यता पर आधारित प्रश्न। सामान्यता मतलब नॉर्मलिटी। पिछले क्लास में हम लोग सामान्यता और नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ा, जिस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 250 ml के घोल में H2SO4 का 4.9 ग्राम स्थित है, तो घोल की सामान्यता ज्ञात करें। मतलब एक घोल बनाया गया है जिसके 250 ml में H2SO4 का 4.9 ग्राम है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ गए होंगे कि WA यानी घुलने का द्रव्यमान जो है वो कितना है, 4.9 ग्राम। यानी WA घुलने का दिया गया द्रव्यमान जो है वो 4.9 ग्राम है। और अब H2SO4 नाम लिया गया है, तो H2SO4 का अणु भार हम लोग निकालेंगे। H2SO4 H का 1 होता है, S का 32 होता है, O का 16। तो H2SO4 का अणु भार 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 गुणे 4 कितना आया, 98। अब आपको समतुल्य भार निकालना होगा। तो समतुल्य भार के लिए हम आप लोग को पिछले क्लास लेक्चर में समझाए थे कि समतुल्य भार कैसे निकाला जाता है। दो तरीका है एसिड का समतुल्य भार निकालने के लिए। अगर हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड है तो विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या से भी अणु भार में विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या से भाग देंगे तो भी निकल जाएगा, या धनायन पर स्थित कुल आवेश की संख्या से भी आप भाग दे सकते हैं। तो इस अणु भार में धनायन पर स्थित आवेश या ऋणायन पर स्थित आवेश की संख्या से भाग देंगे, तो इस तरह से यहाँ समतुल्य भार मिल गया। तो H2SO4 घुलने के रूप में है, तो आपको कंप्लीट इसके समतुल्य भार की जानकारी हो गई। अब आप ग्राम समतुल्य भार की संख्या, ग्राम समतुल्य भार की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? दिए गए भार में 4.9 में आप समतुल्य भार से भाग देंगे और इस तरह से आपका ग्राम समतुल्य भार आ गया। और नॉर्मलिटी का सूत्र आपको याद होगा, पिछले क्लास में WA × 1000 बटा में समतुल्य भार इंटू दिए गए घोल का आयतन। तो यहाँ मान रखेंगे, WA का मान कितना है, 4.9, समतुल्य भार 49, और उसके बाद यहाँ 1000 और दिए गए घोल का आयतन है 250 ml। तो ये आप डिवाइड करेंगे 4 और ये पॉइंट कटेगा 10 और इस तरह से 49 और आपका आंसर आता है 0.4 ग्राम समतुल्य भार। समतुल्य भार प्रति लीटर। और अब आप देख सकते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले घुलने का अणु भार निकाला, फिर समतुल्य भार निकाला, फिर ग्राम समतुल्य भार की संख्या। ऐसे तो यहाँ डायरेक्ट समतुल्य भार ही रखना था। तो आप इस तरह से सामान्यता के सूत्र की मदद से इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और इसका यूनिट ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर होता है। तो ये है ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर, 0.4 इसका आंसर हुआ। 12 ml के घोल में H3PO4 का 98 ग्राम स्थित है, तो घोल की सामान्यता ज्ञात करें। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिए गए घुलने का भार नोट करेंगे। H2SO4 घुलने है और दिया गया भार है 98 ग्राम। और अब H3PO4 है बल्कि घुलने, तो H3PO4 का आप सबसे पहले अणु भार निकालेंगे। H3PO4 P का आपको पता होना चाहिए कि P का परमाणु भार 31 होता है। तो यहाँ 1 × 3 प्लस 31 प्लस 16 गुणे 4, तो ये आया अणु भार 98।
और अब इसका समतुल्य भार निकालने चलते हैं। तो समतुल्य भार के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले H3PO4 को तोड़ा जाए। H3PO4 को आप तोड़ेंगे तो 3H प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस, यहाँ अणु भार में यानी 98 में भाग लगेगा धनात्मक परिस्थिति आवेश की संख्या से। तो इस तरह से समतुल्य भार मिला 32, ये 2 6.6 32.6। तो ये इसका समतुल्य भार है। अब 1200 ml के घोल में H3PO4 का 98 ग्राम स्थित है, तो घोल की समानता ज्ञात करें। तो यहाँ हम लोग अब यहाँ नॉर्मलिटी निकालने चले। तो WA इंटू 1000 बटा में समतुल्य भार इंटू आयतन, तो दिए हुए गुल्ले का भार कितना है 98, 1000 समतुल्य भार E, तो ये 32.6 इंटू ये हो गया आयतन घोल का जो है 1200 ml। तो ये आपका कंप्लीट कट गया और ये पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है 245/9 2.5 ग्राम समतुल्य भार प्रति लीटर। तो ये था आपका क्लास समानता पर आधारित प्रश्न। अब इसी में थोड़ा सा और आप देख लीजिए एक और क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घोल की सामान्यता और मोलरता में संबंध। घोल की सामान्यता और मोलरता में संबंध। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं मोलरता की परिभाषा के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मोलरता की परिभाषा के अनुसार, मोलरता की परिभाषा के अनुसार पिछले क्लास में मोलरता और मोललता में भी संबंध बतलाया गया था और आज मोलरता और सामान्यता में संबंध। तो मोलरता का सूत्र आप लोग को याद होगा। मोलरता इक्वल आया था दिए गए गुल्ले का भार गुणे 1000 बटा में अणु भार। अणु भार को हम यहाँ m से लिख रहे हैं और सम इस दिए हुए घोल का आयतन यानी V। तो यहाँ हम अगर लीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये मोलरता का सूत्र है जिसमें W/ma को यहीं रखकर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो W/V को यहाँ रखा जा रहा है। बाकी m मॉलिक्यूलर मास है, तो इस मॉलिक्यूलर मास को ma लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये गुल्ले का अणु भार है। ऐसे आप मोलरता बराबर क्या जानते हैं x गुणे 1/z इंटू v। तो x की जगह यहाँ WA है, अणु भार की जगह ma है और ये 1 आयतन जब लीटर में होता है तो 1 होता है। तो यहाँ W और WA/V को यही रखते हुए ये मल्टीप्लाई में इधर की ओर आ गया और ये इक्वेशन नंबर 1। अब सामान्यता की परिभाषा के अनुसार, सामान्यता की परिभाषा के अनुसार क्या आता है नॉर्मलिटी इक्वल WA इंटू 1/E इंटू V। तो यहाँ WA/V इक्वल क्या हो जाएगा N गुणा E और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को सेम किया जा सकता है। तो n गुणे e इक्वल m गुणे m। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ n बाई m इक्वल ma बटा e। आपको बता दें कि a में बटा ई अणु भार बटा समतुल्य भार को हम संयोजकता गुणक वैलेंसी फैक्टर के इक्वल मानने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका डिराइव होकर हो गया n बाई m इक्वल स्मॉल n। तो फाइनल सूत्र आया n गुणा m। एक चीज यहाँ समझने लायक है, n संयोजकता गुणक है और ये संयोजकता गुणक अम्ल के केस में अलग होगा, अलग कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। भस्म के केस में अलग, लवण के केस में अलग और ऑक्सीकारक और कारक के लिए अलग। यानी n क्या है समझने के लिए चलते हैं इस एग्जांपल। जैसे इसका अणु भार कितना था 98 और समतुल्य भार कितना था 98/3। तो ये डिवाइड हुआ तो अणु भार बटा समतुल्य भार करने पर कितना आया 3। ये 3 क्या है, यही विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन है। यदि विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या भी कह सकते हैं या धनायन या ऋणायन पर स्थित चार्ज भी कह सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये संयोजकता गुणक अम्ल या भस्म के केस में या लवण के केस में धनायन या ऋणायन पर स्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है। ये n छोटा n स्मॉल n संयोजकता गुणक वैलेंसी फैक्टर और यही n ऑक्सीकारक और कारक के संदर्भ में त्याग या ग्रहण के इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। तो यहाँ n जो है संयोजकता गुणक है, संयोजकता गुणक। यही n विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सी आयन की संख्या भी है और यही n धनायन या ऋणायन पर स्थित आवेश की संख्या भी है। एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझ लिया जाए। m मोलरता का सूत्र आप सभी को याद है, दिए गुल्ले का भार इंटू 1 बाई गुल्ले का भार इंटू दिए गुल का आयतन। तो इस तरह से WA/A/V को यहाँ रखते हुए m इंटू ma प्राप्त किया गया। समानता की परिभाषा से n बराबर WA इंटू 1 बाई E इंटू V। तो WA/V को इस तरह रखकर यहीं पर n इंटू E प्राप्त किया गया। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को हमने इक्वल किया, इक्वल करके ये फाइनल ये है। अब यहाँ पर n के नीचे m को ले गए और इसको E को इधर, और अब ये अणु भार बटा समतुल्य भार है और अणु भार बटा समतुल्य भार बराबर होता है संयोजकता गुणक, जहाँ n बराबर संयोजकता गुणक। तो ये n संयोजकता गुणक है। तो यहाँ नॉर्मलता बराबर एक सूत्र आ गया n गुणे मोलरता। अब इसका उपयोग सीखिए, इसका उपयोग कैसे है। जैसे कोई
प्रॉब्लम में देगा 0.001 MH3PO4। ये M क्या है? सांख्यता का इकाई है। एक घोल के लिए इतना मोलरता का मान दिया है, ये मोलरता है, और आपको जल्दी से इसका नॉर्मलता बताना है। तो नॉर्मलता निकालना है इस घोल का, तो इस H3PO4 में विस्थापनशील हाइड्रोजन 3 है, तो अगर इस पूरे मान में केवल 3 से गुणा कर देंगे तो ये नॉर्मलता में बदल जाएगा। और अगर यहाँ H2SO4 होता 0.02 MH2SO4 और इसका नॉर्मलता निकालना होता तो इस पूरे मान में 2 से गुणा करना होता, क्योंकि विस्थापनशील हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अगर यही MgOH का होल ट्वाइस होता तो भी 2 से गुणा होगा, H3PO4 होता तो 3 से मल्टीप्लाई होता, CaCO3 होता तो 2 से मल्टीप्लाई होता। तो कहने का मतलब है कि आप नॉर्मलता को मोलरता में, मतलब सामान्यता को मोलरता में, मोलरता को सामान्यता में इस सूत्र के मदद से चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका क्लास नॉर्मलता एवं मोलरता के बीच संबंध भी आप पढ़ लिए, और ये आपका केमिकल यूनिट यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।